खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच बहरीन ने बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए 69 लोगों की नागरिकता रद्द कर दी है। सरकार का आरोप यह है कि ये लोग ईरान के हमलों का समर्थन कर रहे थे या उनके प्रति सहानुभूति जता रहे थे और कुछ मामलों में भारी ताकतों के संपर्क में भी थे। बहरीन के गृह मंत्रालय ने साफ कहा है कि यह कार्रवाई देश की सुरक्षा और वफादारी के खिलाफ गतिविधियों के चलते की गई है। बताया यह गया है कि जिन लोगों की नागरिकता छीनी गई है उनमें आरोपी ही नहीं बल्कि उनके परिवार के कुछ मेंबर भी इसमें शामिल थे और सभी मूल रूप से गैर बहरीनी थे। ये फैसले प्रिंस हम्माद बिन ईसा अल खलीफा के निर्देश पर लिया गया है और इसे बहरीन के नागरिकता कानून के तहत लागू किया गया है, जिसमें देश के हितों को नुकसान पहुंचाने पर नागरिकता खत्म करने का प्रावधान है। दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठन बहरीन इंस्टीट्यूट फॉर राइट्स एंड डेमोक्रेसी ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है और इसे खतरनाक कदम और दमन की शुरुआत बताया है। संगठन के एडवोकेसी डायरेक्टर सैयद अहमद अल वदई ने कहा कि ये फैसला बिना किसी कानूनी सुरक्षा और अपील के अधिकार के लागू किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 से 2019 के बीच बहरीन पहले ही करीब 990 लोगों की नागरिकता रद्द कर चुका है, लेकिन 2019 के बाद ये पहली बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब हाल ही में ईरान ने उन खाड़ी देशों को निशाना बनाया था जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया। अब ये देखना अहम होगा कि इस फैसले का बहरीन की आंतरिक राजनीति और मानवाधिकार स्थिति पर क्या असर पड़ता है और क्या इससे क्षेत्रीय तनाव और तेज होता है। अमेरिका से एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंस डिनर्स में फायरिंग करने वाले आरोपी पर अब आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश का गंभीर आरोप लगा दिया गया है। 31 वर्षीय कॉल थॉमस एलन को सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जहां अभियोजन पक्ष ने साफ कहा है कि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करने की कोशिश की। ये घटना वाशिंगटन डीसी के वाशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित हाई प्रोफाइल डिनर के दौरान हुई थी। अदालत में पेशी के दौरान आरोपी हथकड़ी में लाया गया और उसने आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सरकारी वकील के मुताबिक उसके पास 12 बोर, शॉटगन और 3 चाकू जैसे खतरनाक हथियार थे और वे पूरी तैयारी के साथ होटल में आया था। जज ने उसे फिलहाल हिरासत में रखने का आदेश दिया है और अगर वह दोषी साबित होता है तो उसे उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। आरोपी पर अवैध रूप से हथियार ले जाने और हिंसक अपराध के दौरान फायरिंग करने जैसे अतिरिक्त आरोप भी लगाए गए हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि उसने अपने परिवार को ईमेल भेजकर खुद को फ्रेंडली फेडरल असैसिन बताया था और ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निशाना बनाने की बात लिखी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह 6 अप्रैल को होटल में रुका था और कैलिफोर्निया से ट्रेन के जरिए वाशिंगटन पहुंचा था। घटना के दौरान उसने सुरक्षा जांच मशीन को पार करते हुए अंदर घुसने की कोशिश की, तभी सीक्रेट सर्विस ने उसे रोक लिया और जवाबी कार्रवाई में एक अधिकारी की भी घायल हो गया। हालांकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी जिससे उसकी जान बच गई। इस घटना के बाद अमेरिका में राजनीतिक हिंसा को लेकर चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हाल के वर्षों में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है या उसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क हो सकता है। इसकी जांच अभी भी जारी है, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि इस हमले ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था और राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर फिर से बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका में हाल ही में हुए गोलीबारी की घटना के बाद व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर बड़ा रिव्यू शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि शनिवार को वाशिंगटन डीसी के होटल में हुए हमलों के बाद अब सुरक्षा प्रोटोकॉल की दोबारा जाँच की जा रही है, जहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। ये पिछले 2 साल में ट्रंप को निशाना बनाने की तीसरी बड़ी घटना मानी जा रही है, जिससे अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी पर दबाव और ज़्यादा बढ़ गया है। व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सुसिन विल्स इस हफ्ते सीक्रेट सर्विसेज और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगी, जिसमें बड़े कार्यक्रमों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि सुरक्षा में सुधार के लिए हर संभव कदम पर विचार किया जा रहा है
और ये मान लेना सही नहीं है कि सब कुछ पहले से ही परफेक्ट है। एक अहम मुद्दा ये भी है कि क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को एक ही कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए या नहीं, क्योंकि इससे सुरक्षा जोखिम बढ़ सकती है। जानकारी के मुताबिक हाल ही के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति JD वैंस भी मौजूद थे, लेकिन डिजाइनेटेड सर्वाइवर की ज़रूरत नहीं समझी गई। इस बीच अधिकारियों का मानना है कि हमले का निशाना ट्रंप और उनके प्रशासन के बड़े नेता हो सकते थे। याद रहे कि 2024 में पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप के कान को छूते हुए गोली निकली थी और कुछ महीनों के बाद फ्लोरिडा में उनके गोल्फ कोर्स के पास एक और हमलावर पकड़ा गया था। इन घटनाओं के बाद से ट्रंप की सुरक्षा पहले ही काफ़ी सख्त कर दी गई थी, यहाँ तक कि उनके आउटडोर भाषणों में बुलेट प्रूफ गिलास का इस्तेमाल किया जाता है। अब नई घटना के बाद फिर से सुरक्षा रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। हालांकि ट्रंप ने सीक्रेट सर्विसेज की तारीफ करते हुए कहा है कि अगर सुरक्षा में कोई कमी होती है तो वे खुद सबसे पहले शिकायत करेंगे, लेकिन फिलहाल उन्हें अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। आने वाले समय में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता समारोह और फुटबॉल वर्ल्ड कप जैसे बड़े आयोजनों के चलते ये सुरक्षा समीक्षा और भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इन इवेंट्स में ट्रंप की मौजूदगी तय मानी जा रही है। इजराइल की सियासत में बड़ा भूचाल आ गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दो सबसे बड़े राजनीतिक विरोधियों ने हाथ मिला लिया है और अब इस साल होने वाले आम चुनावों में उनकी सरकार को हटाने की खुली तैयारी अब शुरू हो गई है। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड ने अपनी पार्टी के विलय का ऐलान करते हुए कहा है कि वे एक साथ चुनाव लड़ेंगे। नई पार्टी का नाम टुगेदर रखा गया है और इसकी कमान बेनेट संभालेंगे। दोनों नेताओं ने संयुक्त बयान में कहा है कि देश को मौजूदा नेतृत्व से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है और अब विपक्ष की अंदरूनी लड़ाइयों को ख़त्म करके एकजुट होकर चुनाव जीतना मकसद है। बेनेट ने कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो 7 अक्टूबर 2023 के हमले से पहले हुई सुरक्षा नाकामियों की राष्ट्रीय जांच कराई जाएगी, जबकि नेतन्याहू सरकार अब तक ऐसी जांच से बचती रही है। लैपिड ने बेनेट को ईमानदार दक्षिणपंथी नेता बताते हुए कहा है कि दोनों के बीच भरोसा है और यही भरोसा अब इजराइल की राजनीति बदल सकता है। याद रहे कि यही दोनों नेता पहले भी 2021 में साथ आए थे और तब नेतन्याहू के लगातार 12 साल लंबे शासन को ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन उनकी गठबंधन सरकार सिर्फ 18 महीने चल सकी थी। इसके बाद 2022 में नेतन्याहू ने वापसी करते हुए इजराइल के इतिहास की सबसे दक्षिणपंथी सरकार बनाई, मगर अक्टूबर 7 हमास लेड अटैक के बाद सुरक्षा मुद्दों पर उनकी छवि को बड़ा झटका लगा है और इसके बाद से कई सर्वे बताते रहे हैं कि अगला चुनाव उनके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। हालिया सर्वे के मुताबिक नेतन्याहू की लिक्विड पार्टी को 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बेनेट को 21 सीटों का अनुमान है। वहीं लैपिड की पार्टी काफ़ी पीछे बताई जा रही है और अब बेनेट और लैपिड की ये नई साझेदारी इजराइल की राजनीति में बड़ा मोड़ मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार विपक्ष सिर्फ विरोध नहीं बल्कि सत्ता छीनने की ठोस रणनीति के साथ मैदान में उतरता दिखाई दे रहा है। आने वाले महीनों में ये मुकाबला नेतन्याहू बनाम संयुक्त विपक्ष के रूप में पूरी दुनिया की नज़रों में रहेगा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करने की कोशिशों के बीच बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिल रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद से रवाना होकर अब मॉस्को पहुंच चुके हैं, जबकि बीच में उन्होंने मस्कट का दौरा भी किया था। ये दौरा ऐसे समय में हुआ है जब दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच दोबारा बातचीत शुरू होगी या नहीं। फिलहाल किसी प्रत्यक्ष वार्ता का कोई संकेत नहीं मिल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे कोशिशें जारी बताई जा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को लिखित संदेश भेजे हैं, जिनमें इस्लामिक रिपब्लिक की कुछ लाल रेखाओं का जिक्र किया गया है। इन मुद्दों में परमाणु कार्यक्रम और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में शामिल है। हालांकि कहा यह गया है कि औपचारिक बातचीत का हिस्सा नहीं था। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते 7